योगः कर्मसु कौशलम्. Namaste to everyone. I am from teaching side, but I am very closely connected with the administrative work also, and I have a chance to share my few thoughts with you in a very short time. Hope my presentation will be seen to everybody, please. Is it clearly visible? My screen is visible to everybody. Yes, sir. It's visible. That organization skill, ethics, and holistic approach. आप जो भी संस्था में है तो वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए हैं तो उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन स्किल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. व्हाट आई बिलीव इज फॉर ए टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन administrative staff and the teaching staff are both are lungs of the system. If anyone is corrupt, the things will go on, but the health is will be not proper one. अगर दो में से एक लंग्स भी जो खराब हो जाता है तो उसका लोड, उसका भार दूसरे पर आ जाता है. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज बैलेंसिंग दिस सिचुएशन, एंड फॉर दैट the organizational skill is a very important for any organizations. And recall the sentence of our honorable prime minister: maximum governance and minimum government. So we have to work as maximum governance. ऑफिस वर्क्स में ये प्राइमरी, आप कोई लोग नए नहीं है इस फील्ड में, फिर भी मैं एक दुस्साहस कर रहा हूं आपके साथ ये स्लाइड शेयर करके. ऑफिस वर्क में अब मैं कॉलेज साइड से हूं, आप में से कई और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से भी होंगे. मैं अभी ज़्यादातर अभी जो 2-3 स्लाइड है वो फोकस ज़्यादा मैंने कॉलेज साइड से किया है. तो फर्स्ट योर वर्क इज द स्टूडेंट रिलेटेड वन. ब्रोशर, you have to develop a very good attractive brochure for your institution. आपका ब्रोशर देखने से ही आपका इंस्टीट्यूशन का पता चल जाएगा कि इंस्टीट्यूशन कैसे चलता होगा. सो टू अट्रैक्ट एनीवन, योर ब्रोशर मस्ट बी द वेल डिजाइन एंड वेल ऑर्गेनाइज. ये ब्रोशर से पता चल जाता है तुरंत स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और सोसाइटी को कि आपका वर्क कितना ऑर्गेनाइज है और आप कहाँ तक सोसाइटी को दे सकते हैं. Admission process, it is very common one, and I think nowadays almost all institutions have computerized online admission process, so it is not much so tedious thing. Student details, every institute must have a proper data of student details. It contains students' full name with Aadhaar only. Nowadays it is a very important one. मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि राइट नाउ वी आर फेसिंग वन प्रॉब्लम. 2 स्टूडेंट ऐसे हमारे कॉलेज में है जिसका नाम, उसका सरनेम, फादर का नेम सभी एक है. वेरी कॉमन. हाउ वी आइडेंटिफाई? देन वी इंक्वायर फॉर द मदर्स नेम ऑल्सो एंड वी फाइंड द डिफरेंस इन मदर्स नेम. So you, as possible as you collect the student's detail, contact detail, its latest address, उसका blood group, वो कौन सी फैकल्टी, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, किस फैकल्टी से स्टूडेंट रिलेटेड है, वो डिटेल भी रखना चाहिए. एक्स्ट्रा एक्टिविटी और उसका अचीवमेंट्स क्या है ये भी
आपके पास होना चाहिए। स्टूडेंट स्टैटिस्टिक, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये स्टूडेंट स्टैटिस्टिक इतना एक टीडियस भी लगता है। इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, फिर भी कभी कोई हमें पूछे कि आपका स्टूडेंट स्टैटिस्टिक क्या है, तो वो कभी मैच नहीं हो पा रहा है। और वो इसलिए मैच नहीं हो पा रहा है बिकॉज वी हैव वेरी लाइव सिस्टम। इधर ऐसा रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है हमारा कि भाई ये स्टूडेंट कॉलेज में दाखिल हुआ तो वो छोड़ के नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। दैट्स व्हाई वी हैव टू कीप आवर स्टैटिस्टिक in a very fine manner. Total number of admission for the application is a different one. Your total number of fees collected, it is also that number may be different one. You have admitted the student, it may not be matched with the above two data, but you have to keep this all records. Finally, students are admitted in your institution. आपने उसको रोल नंबर भी अलॉट कर दिया है। That roll number and the number of fees collected, they may or may not be match। ये भी कैसा हो सकता है, मगर आपको रोल नंबर के हिसाब से आपकी फीस तो होनी ही चाहिए। एंड अनदर वन इज दिस, इट इज नॉट रिटन इन दिस स्लाइड, द एनरोलमेंट वन। अगर फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट अपियर होता है तो उसका एनरोलमेंट रिलेटेड यूनिवर्सिटी के साथ होना चाहिए। तो इस जितना रोल नंबर्स आपके पास है उतना एनरोलमेंट स्टूडेंट का होना ही चाहिए। सेमेस्टर वाइज स्टूडेंट लिस्ट आपके पास होना चाहिए। अनदर वन इज द कैटेगरी वाइज द लिस्ट। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपका इंस्टीट्यूशन यदि चाहता है जीएसआईआरएफ में वो रजिस्टर करे तो उसके लिए ये डिटेल सारी बहुत जरूरी है। तो आपके पास जो भी स्टूडेंट एडमिटेड है तो उसका कैटेगरी वाइज आपके पास बाइफर्गेशन होना चाहिए। एससी कितने हैं, एसटी स्टूडेंट कितने हैं, ओबीसी के कितने हैं, माइनॉरिटी स्टूडेंट कितने हैं, ईबीसी वाले स्टूडेंट कितने हैं, पीएच के बच्चे कितने हैं, और ईच कैटेगरी में आपको बॉयज और गर्ल्स का बाइफर्गेशन होना चाहिए। और ये जो मैंने अभी बताया कि ये जो प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम ऐसा है कि आपका जो एडमिटेड स्टूडेंट है वो एडमिटेड स्टूडेंट आपके एप्लीकेशंस कितनी आई है उसे कभी मैच नहीं हो पाएगा। सो यू हैव टू बाउंड योरसेल्फ that category wise list that you are enrolling with this GSIRF, that is the total number of student enrolled with the universities. That number you have to keep for this purpose or GSIRF। स्टूडेंट स्टैटिस्टिक में और एक भी और जुड़ता है, वो है दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फील्ड एग्जामिनेशन फॉर्म। आपके जितने एडमिटेड हुए स्टूडेंट, जितने रोल नंबर आपको दिए, उतने शायद एग्जाम के फॉर्म नहीं भी भरे, ये भी हो सकता है। तो आपके पास ये स्टैटिस्टिक भी होना चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया है। और दूसरा उसके साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट एपियरिंग द एग्जामिनेशन। अगर जितना फिल आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जिसने फाइल किया है इतने स्टूडेंट एपियर एग्जाम में ना भी हो। रिजल्ट्स एंड फुल एनालिसिस ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज, ये भी फिगर बहुत जरूरी है। तो ये जो ऑफिस वर्क में ये जो बात हुई, ये सभी ये स्टूडेंट स्टैटिस्टिक की बात हुई। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि ये स्लाइड में आपको बताऊं कि जीएसआईआरएफ में जो इंस्टीट्यूट एनरोल होते हैं, रजिस्टर होते हैं, तो उसको ये सब डिटेल देनी पड़ती है। अगर ऑफिस के पास ये स्टैटिस्टिक जो रेडी नहीं है तो उसके लिए बहुत डिफिकल्टी होगी। पूरा एक हफ्ता ये सब स्टैटिस्टिक निकालने में ही चला जाता है। इसलिए तो ऑलवेज कीप रेडी दिस स्टैटिस्टिक। इधर ये जो मैंने बताया है वो जीएसआईआरएफ का फॉर्मेट है, उसको इस प्रकार के स्टूडेंट्स चाहिए।
हियर द यूजी 6 ईयर, यूजी 5 ईयर, यूजी 4 ईयर, आपका जितना प्रोग्राम है, और ज़्यादातर यूजी 3 ईयर्स का हमारे गुजरात में ज़्यादातर चलता है, तो उसमें यहाँ पर ईयर्स दिए हैं। तो बैक ईयर से, बैक डेट इफेक्ट से और बैक ईयर इफेक्ट से आपके पास स्टैटिस्टिक्स ये डिमांड करता है। तो इधर 15, 16, 16, 17, 17, 18 ईयर्स के ये जो सी कॉलम में आपको दिखता है, वहाँ वो लिखते हैं कि नंबर ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अप्रूव्ड इनटेक इन द ईयर। तो ये सारे डेटा फिलअप करने के लिए आपके पास स्टूडेंट का स्टैटिस्टिक सिस्टमेटिक होना बहुत जरूरी है। और जो नेशनल लेवल का जो रैंकिंग सिस्टम होता है, और कई बार गवर्नमेंट इस प्रकार का भी स्टैटिस्टिक डिमांड करते हैं कि कैटेगरी वाइज आप स्टूडेंट का लिस्ट दो। जो मैंने अभी पहले बताया आपको कि SC ST सभी कैटेगरी में कितने बॉयज है, कितने गर्ल्स है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर एक कॉलम ऐसा भी है, फाइनेंस लेवल से रिलेटेड है, इन नंबर ऑफ फीस कलेक्टेड। फिर एक कॉलम ऐसा भी रहता है कि नंबर ऑफ फीस वेवियर, जिसका फी 100% गवर्नमेंट की ओर से वेव किया जाता है। तो आपको ये पता चलेगा कि पूरी गर्ल्स का फी वेव कर देती है, गवर्नमेंट ने वेव किया हुआ है। तो आप SC ST को ध्यान में रखेंगे। अगर आप ओपन कैटेगरी की गर्ल्स को काउंट नहीं करेंगे तो आपका डेटा गड़बड़ा जाएगा। तो आप ये जब डेटा देते हैं कि कितने स्टूडेंट का कि गवर्नमेंट की ओर से, सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट से कितना वेव होता है, तो आपको ये गर्ल्स स्टूडेंट को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ये बात भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। इट इज अ सिंपल वन। ऑर्गेनाइजेशन स्किल का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, ये अभी देखते हैं। इट इज एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेक यूज देयर टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज अवेलेबल इन एन इफेक्टिव मैनर। आपके इंस्टीट्यूशन में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, जितना मैन पावर अवेलेबल है, तो उस सब का यूज करके आप मैक्सिमम किस तरह से असरकारक बना के किस तरह से आप वो काम निकाल सकते हैं, ये आपकी कुशलता है। ये उसकी डेफिनेशन हुई। Organized workplace means having a place for everything. How would it take when, after coming to office, you see your table having a scattered papers, spilled coffee on table, pens scattered, files, file, etc. तो आपका जो ऑफिस है, ऑफिस में आपका टेबल है, आपके कर्मचारियों का जो टेबल है, हमेशा हम सभी ऑफिस में से देखते हैं कि सब स्कैटर्ड रहता है, इधर उधर सब पड़ा हुआ रहता है। तो वो थोड़ा ऑर्गेनाइज हो, ये जरूरी है। ऑर्गेनाइज इन्वॉल्व्स द रीअरेंजमेंट ऑफ द टेबल that would allow the workers to focus on his work such that there is no error. So let's see why these skills are important. आपका जो टेबल है, वो टेबल आपके कर्मचारी कुशलता से कार्य कर सके, वो अपने काम पर फोकस कर सके, इस प्रकार का होना चाहिए। इसके लिए जो भी थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसका हम डिस्कस करेंगे। मैंने अभी जो स्टूडेंट्स डिटेल की बात बताई ऑफिस वर्क में मैंने अभी सिर्फ स्टूडेंट डिटेल को ही फोकस किया है। देयर आर मेनी पॉइंट्स, इफ आई गॉट ए चांस देन आई विल डिस्कस, because I want to discuss lot of with the accounts, with other administrative work also, your building and maintenance, etc. But let us here, focus this on organization skills. This balance work efficiently. By knowing about the duration and the importance of the activity, it helps one
to balance the work effectively and efficiently. It is known from the study that people having this skill how much to do and for how much the duration, keeping a balance between the activity. The work is organized in their mind and it becomes a part of their life as well. इसका जो ये आपकी वर्क एफिशिएंसी है वो वर्क एफिशिएंसी आपके माइंड से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। अगर आप हमेशा ऐसे सोचते रहेंगे कि ये तो मेरे पर बोझ आ गया है, ये तो बोझ आ गया है, सबको ऐसा होता है, मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ, तो क्या ये आपकी साइकोलॉजी इसके साथ जुड़ती है? तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट योर एफिशिएंसी। प्रॉपर फाइलिंग, प्रॉपर फाइलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द ऑफिस वर्क। अगर आप कोई कागज ढूंढते हैं, इधर एक एग्जांपल दिया है कि सपोज कोई पेमेंट करने का है, तो उसका वाउचर आपने कहाँ पर रखा ये भूल गया, वो मिसप्लेस हो गया, तो आपका पूरा दिन या फिर आधा दिन सिर्फ इसको ढूंढने में ही आपको लगाना पड़ेगा। इट हैपन्स बिकॉज यू हैव नॉट कीप योर पेपर विथ प्रॉपर फाइलिंग। तो प्रॉपर फाइलिंग होना ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंटेशन का वो बहुत जरूरी है, सो यू कैन इमीडिएटली लोकेट योर पेपर इजीली। देन टाइम मैनेजमेंट, समय व्यवस्थापन। कंसिडरिंग द प्रीवियस एग्जाम्पल, द क्लियरेंस ऑफ योर पेमेंट or anything which should have been completed within a 5 minutes would have taken 20 to 25 minutes. अभी आपको पता है हर एक जगह पे ऑफिस में सिटीजन चार्टर लगा हुआ है, ये इसी बात को ध्यान में रख के ही बनाया है कि ये काम इतने समय में होना ही चाहिए। आप बैंक में जाएंगे तो बैंक में वो सिटीजन चार्टर में से लिखा है कि आपका चेक का क्लियरेंस आप पैसे लेने के लिए जाते हैं तो मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स में हो जाना चाहिए, क्योंकि एक एक आदर्श रूप में देखा है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा 10 to 15 मिनट्स में आप इसको रिसीव नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली इट रिफ्लेक्ट्स द थॉट दैट योर वर्क इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। अगर कोई बच्चा बोनाफाइड लेने के लिए आता है और आप उसको बोल दो कि आप कल आना, वो कल आना बोल देना बहुत इजी है, मगर दिस वर्क इज हार्डली ऑफ 5 to 10 मिनट्स। तो ये जो समय व्यवस्थापन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, आप में से कई लोग ऐसे भी सोचते होंगे कि हमारे पास इतना सारा काम है और ऐसे छात्र आ जाते हैं कि हमारा बोनाफाइड इमीडिएट दे दो, ये हमारा पास का फॉर्म है वो काम कर दो, हमारा जो डिपॉजिट दिया है वो हमको ईयर हमारा पूरा हो गया है तो वो वापस दे दो। अगर आप ये काम समय पर नहीं कर पा रहे तो उसका मतलब यही है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन वेल ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं कर रहा है। मॉनिटरिंग, मॉनिटर योर सिस्टम रेगुलरली, मॉनिटर योर फैसिलिटीज ऑफ योर बिल्डिंग every time regularly, monitor your consumable items regularly। आप ये जो मैं ये बता रहा हूँ कि मॉनिटरिंग का जो काम है वो ज़्यादातर ओएस का पर ज़्यादा जिम्मेवारी रहती है उसे, तो उसको ये सारी देखभाल करनी होती है, उसको पूरा ये कार्य मॉनिटरिंग करना पड़ता है। किसी रूम में फैंस चल रहा है नहीं चल रहा है, उसका लाइटिंग का प्रॉब्लम है या नहीं, अगर बारिश आती है तो ये सब उसको पता होना चाहिए कि कितने रूम में क्लासरूम में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो बारिश आने से पहले ही उसको ठीक करा दो। ये पूरा बिल्डिंग का, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का, पूरा सिस्टम का मॉनिटरिंग करना भी ये जो मैनेजरियल स्किल है उसके लिए बहुत जरूरी है। स्टूडेंट एंड स्टाफ सेटिस्फैक्शन, ये भी बात सही है, कोई एक सिस्टम या फिर कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर सबको सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है, ये बात सही है, मगर फिर भी इफ वी ट्राई और लेवल बेस्ट नॉट टू सेटिस्फाई बट टू जस्टिफाई,
आप उसको जस्टिफाई तो कर सके कि नहीं, ये थोड़ा ये प्रॉब्लम है, आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो अगर आप काम करते हैं आप, तो आप स्टूडेंट और स्टाफ दोनों को सेटिस्फाई कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स एग्जांपल्स, मैंने थोड़े एग्जांपल्स इसमें इंक्लूड किए हैं, उस पर एक नज़र हम डालें। These skills are not meant for the top management alone, but for every employee in the organization to be in synchronize with the objectives of a institution. Below are the some examples for organizational skill. ये ऑर्गेनाइजेशन तब बनता है जब उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। अगर आप ऐसे समझे कि ये तो अकाउंटेंट का काम है, मैं उसमें क्यों दखल दूँ, ये टीचिंग वालों का काम है, मैं उसमें नहीं हेल्प करूँ, टीचिंग वाला ऐसा सोचे कि नहीं तो एडमिनिस्ट्रेटिव का काम है, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। मगर आप ऐसे समझे कि ऑर्गेनाइजेशन का ईच एंड एवरी कंस्टिट्यूंट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर वो कोऑपरेशन से काम करते हैं, तो ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ठीक से काम करेगा और वेल ऑर्गेनाइज मैनर से काम करेगा, ये कह सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस स्किल में एक जब आपका जो एबिलिटी है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का, मैं उस पर बहुत ज़्यादा लोड दूंगा कि जो भी ओएस कैटेगरी में है उसके पास एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी ही चाहिए। क्योंकि ये प्रॉब्लम्स एवरीडे, क्योंकि आपको देखना ही यही है, आपके पास वेरियस टाइप के प्रॉब्लम्स एवरीडे आएंगे, तो उसको सॉल्व करने की आपकी स्किल होनी चाहिए। मैंने अभी जो एग्जांपल दिया कि एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट ऐसे हमको मिले जिसका पूरा नाम इक्वल है, ये प्रॉब्लम आए तो अब क्या करें, वो कौन सी डिटेल कौन से स्टूडेंट के बारे में, तो इमीडिएट जो हमारा एग्जाम से रिलेटेड पर्सन है उसने इमीडिएट बताया सर हम उसका मदर का नाम चेक कर लेते। दैट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट इज अ वेरी वेरी लिटिल एग्जाम्पल दैट आई एक्सप्रेसिंग विथ यू, शेयरिंग विथ यू। तो ये क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होना चाहिए। पहले तो आपका ये नेचर होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड उस पर आप जब काम करते हैं तो इमीडिएटली ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसका सॉल्यूशन आप ना निकाल पाए। हाँ, कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े वो बात अलग है, मगर आप सॉल्व कर सकते हैं। और मैं मानता हूँ इस कार्यक्रम में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से है वो सब में ये स्किल तो बिल्कुल लाइवली जीवंत ही है। क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूशन का प्रॉब्लम अलग अलग प्रकार का रहता है, तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहता है तो उसका ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो भी इस तरह से डेवलप हुई होती है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, आपको जो सोचना है, आपकी जो सोच है वो स्ट्रेटेजिक टाइप की होनी चाहिए। अगर कोई वर्क आपको प्रिंसिपल देता है तो आपका माइंड तुरंत इसमें लग जाना चाहिए कि हम ये स्ट्रेटेजिकली किस तरह से हम इस प्रॉब्लम और या प्रोग्राम को हम वर्कआउट कर सकते हैं। तो आपका स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग होना ये भी ये ऑर्गेनाइजेशनल स्किल का एक एग्जांपल है। रिसोर्स मैनेजमेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके पास जो भी रिसोर्स है उसको प्रॉपर मैनेज करके उसका कैसे आप मैक्सिमम यूज करें, ये ये आपकी स्किल पर डिपेंड करता है। मैं मानता हूँ ऐसी कोई कॉलेज नहीं है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसमें स्टाफ की स्कैरसिटी ना हो। सब जगह ये स्टाफ शॉर्टेज में सब लोग रन कर रहे हैं। फिर भी मैं मानता हूँ अगर आप ये पॉजिटिव देखकर ये आपके पास जो भी रिसोर्स है उसको ठीक से मैनेज करके प्रिंसिपल या फिर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन या फिर आपके मैनेजमेंट से बात करके आप इस प्रकार के रिसोर्सेज का थोड़ा बहुत डिमांड करके कि नहीं इतना तो सर हमको चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज वी आर अनेबल टू मैनेज द थिंग्स
and it reflects the wrong image of our institution to the society. तो आप अगर आपके पास जो भी रिसोर्स है, तो मैंने एक एग्जांपल मैन पावर का दिया, और बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप जितना मैनेज कर पाते हैं, तो आपका रिसोर्सेज का मैक्सिमम एफिशिएंसी से आप काम ले सकते हैं। स्टॉक इन्वेंटरी, मल्टीटास्किंग, आप कोई एक ही काम करो ऐसा नहीं है। आपका जो नेचर है वो मल्टीटास्किंग होना चाहिए। कि वो कोई अगर आपके ऑर्गेनाइजेशंस में बोलते हैं नहीं सर मैं तो ये स्टूडेंट का रिलेटेड ही काम करूंगा, मुंह अकाउंट नहीं कर पाऊंगा, तो ये जो मानसिकता है वो मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए। आपका जो अप्रोच है वो मल्टीटास्किंग होना चाहिए। इसलिए मैं सभी ओएस को भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ, और जो भी ऑफिस से जुड़े हुए, कभी कोई एक टेबल से आप स्टिकी मत रहिए। आपका ऑफिस में जितना भी काम का टाइप्स है, उस सभी काम में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नो डाउट एक ओपिनियन ऐसा भी रहता है, अगर कोई आदमी किसी एक काम में जुड़ा हुआ रहता है तो उसका स्किल उसमें बहुत पावरफुल डेवलप होता है। नो डाउट फॉर दैट वन। मगर मैं ऐसा भी मानता हूँ कि अगर कोई एक व्यक्ति कोई एक ही काम कर रहा है, जब वो पर्सन आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा, तब क्या होगा? मेरे ख्याल से ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप हर 6 महीने आदमी को बदल दो, एक टेबल से दूसरे टेबल पर उसको रख दो। ये हर 6 महीने भी नहीं होना चाहिए, मगर साल 2 साल एक एक टेबल का उसको एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। तो ये क्या है, आपका कभी वैक्यूम नहीं होगा। अगर कोई आदमी नहीं है, बाय एक्सीडेंटली वी मिस दैट फेलो, तो क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशन का काम पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। मगर आप मल्टीटास्किंग लेवल से आप चलते हैं, आप सभी आपके ऑफिस स्टाफ को अलग अलग वर्क्स में टाइम टू टाइम आप उसको एक मौका देते हैं, तो इस मौके से हमको ये भी फायदा हो सकता है कि अरे यार ये आदमी को हमने गलत जगह लगा दिया, उसको फी कलेक्शन में रखा, जिसकी वजह उसको हमने एग्जाम में रखा होता तो बहुत ज्यादा फायदा होता। तो हम ये भी पता कर सकते हैं, ये भी इंक्वायरी कर सकते हैं। सो इस टाइप का नेचर होना भी जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑफिस मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स, ये भी बहुत जरूरी है। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अकेले ओएस से कभी नहीं चल पाएगी। ये पूरी ऑफिस की जिम्मेवारी है कि ऑफिस का मटेरियल एंड उसका इक्विपमेंट्स का प्रॉपर यूज होना चाहिए। ये सबकी जिम्मेवारी है। ऑफिस मेंटेनेंस, ये भी वेरी कॉमन थिंग है। आपका ऑफिस का मेंटेनेंस ठीक ढंग से होना चाहिए। कोऑर्डिनेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द इवेंट, ये आपकी स्किल दिखाता है। मैं एक बहुत छोटा सा एक इंस्टीट्यूट का नाम देना चाहता हूँ सर, क्योंकि मैं उसके साथ एक प्रोग्राम से जुड़ा हुआ था। एक ये इंस्टीट्यूशन ने पूरे गुजरात लेवल का कार्यक्रम किया, मगर किसी भी पार्टिसिपेंट से, किसी भी इंस्टीट्यूशन जो पार्टिसिपेट कर रही थी, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। ऐसा कोई जो कंप्लेन करने लायक ऐसी कोई कंप्लेन वो ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिली। पूरी व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से चल रही थी। वो कभी हो सकता है कि परफेक्ट कोऑर्डिनेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द इवेंट। अगर आप पहले से थिंक करके इवेंट के बारे में पूरा विजुलाइज करके उसका कोऑर्डिनेट करें, किस व्यक्ति को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की है, अगर वो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो आई थिंक यू विल बी द 100% सक्सेस टू एग्जीक्यूट एनी इवेंट। मैनेजिंग द अपॉइंटमेंट्स, ये हमारे साथ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। टीम मैनेजमेंट, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए टीम मैनेजमेंट ये बहुत जरूरी है।
आप कोई भी काम करो वो टीम से काम करो। और मुझे एक बहुत प्राउड फील होता है कि शायद टीचिंग पर्सन में, टीचिंग स्टाफ में, चाहे कोऑर्डिनेशन हो या ना हो, उसका टीम वर्क हो या ना हो, मगर मैंने मेरे ऑफिस स्टाफ को देखा है, वो 100% टीम वर्क से काम करते हैं। तो नॉन टीचिंग को मैं सैल्यूट करता हूँ। उसका जो टीम वर्क है वो वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मुझे बहुत पसंद आता है कि ये जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो हमेशा एक टीम के रूप में काम करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मेकिंग शेड्यूल्स, आप ढंग से शेड्यूल बनाइए। पूरा ईयर का जो आपका शेड्यूल बनाने का है तो पूरा सोच समझ कर प्रिंसिपल के साथ बार बार मीटिंग करके, या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशनल हेड है उसके साथ बार बार मीटिंग करके एक बार आप परफेक्ट शेड्यूल बना दीजिए। फिर वो अपने आप ऑटो मोड में चला जाएगा। यस, दिस आई हैड डिस्कस। क्रिएटिंग एंड कीपिंग द डेडलाइंस, ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई ये काम इतने समय में पूरा होना ही चाहिए। आपको सख्त होना पड़े तो आपको सख्त भी होना पड़ेगा। नहीं, दिस इज द डिसिप्लिन, इट इज अ डेडलाइन। यू डू 1 hour more work, but you have to complete this task with this deadline. Delegations, goal setting and meeting goals, public speaking, ये भी बहुत ही ऑर्गेनाइजेशन स्किल का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पब्लिक स्पीकिंग, आप कभी ऐसा नहीं बोलना कि मैं तो ओएस साइड से हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से हूँ, मुझे क्या ये पब्लिक स्पीकिंग में करने का है, मुझे नहीं आता है। कई बार वो स्टेज फियर भी लगता है। प्लीज रिमूव दिस थिंग। आपको पब्लिक स्पीकिंग आना ही चाहिए। आप ये गोल सेट कर दो, आप क्यों पब्लिक में नहीं बोल सकते। यू हैव टू स्पीक विद द पब्लिक। तो आपके पास पब्लिक स्पीकिंग की स्किल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे इवेंट्स होते हैं, कई बार आपके ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजर है, उसका जो एचओआई है, उसके साथ रहकर आपको कभी स्टेज भी शेयर करना पड़े तो भी आप फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। यू मस्ट हैव, और यू हैव टू डेवलप द पब्लिक स्पीकिंग स्किल। रिव्यूइंग, रिपोर्टिंग एंड रिसर्च, कोई भी आप जो वर्क करते हैं, जो टास्क जिसको दिया है उसको आप रिव्यू करो, उसका रिपोर्टिंग आपके जो हेड है, एचओआई है, उसके साथ उसके पास उस रिपोर्टिंग करो, और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए उसका आप रिसर्च करो। तो दिस 3R इज वेरी इंपॉर्टेंट: रिव्यूइंग, रिपोर्टिंग एंड रिसर्च। अगर आप इस ढंग से काम कर सकते हैं तो मैं मानता हूँ कि यू विल बी ए वेरी गुड organizer. Assessment and evaluation. Listening skill, it is a very important point for office staff. कई बार वो एचओआई क्या बोलता है, क्या बताता है, वो आधा सुना नहीं सुना तुरंत काम में लग जाते हैं हम। ऐसा नहीं, ऐसा मत कीजिए। आपका जो भी एचओआई है, या फिर आपके पास कोई भी स्टूडेंट आता है, पेरेंट्स आता है, कोई कस्टमर आता है, तो आप बहुत ही ध्यान से उसे सुनिए। सो आपके पास लिसनिंग स्किल होनी चाहिए। और लिसनिंग स्किल मैं इसे कहता हूँ कि आप कुछ भी अदर काम कर रहे हैं और कोई आके आपको बताता है, फिर भी आपका लिसनिंग स्किल इतना पावरफुल है तो आप इमीडिएट ग्रास्प कर सकते हैं कि मेरे पास आया हुआ जो पर्सन है वो क्या चाहता है, वो क्या कहना चाहता है, उसका डिमांड क्या है। शायद ये भी हो सकता है कि वो जो चाहता है, एचओआई या फिर कोई स्टूडेंट क्या कहना चाहता है वो कह नहीं सकता है, फिर भी आप समझ सके कि उसको और मेरे एचओआई को
यही बात चाहिए। तो इसको मैं बोलता हूँ योर लिसनिंग स्किल। योर लिसनिंग स्किल मस्ट बी वेरी पावरफुल। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि आप में नहीं है, आप सब में ये स्किल होगी। फिर भी मैं उसको और ज़्यादा डेवलप करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। अटेंशन टू डिटेल। जब एचवाई आपको कोई बात बता रहा है, कोई डिटेल बता रहा है, तो आपका पूरा फोकस उस डिटेल पे होना चाहिए कि मेरा जो एचवाई जो डिमांड कर रहा है वो कौन सी डिटेल के बारे में है, वो फोकस है, वो अटेंशन आपको चाहिए। बहुत सारे हैं। मैं ऐसे बताऊं, ऐसा एक एग्जाम्पल, actually it may not be appropriate with this one. It is directly related with the teacher and student. कोई मूर्तिकार है, उसके सामने आप कोई पत्थर ले जाते हैं, तो मूर्तिकार को इसमें मूर्ति नजर आती है, और हम जैसे लेमैन को उसमें सिर्फ पत्थर ही नजर आता है। बिकॉज दैट मूर्तिकार हैव ए विजन ऑफ द स्टेच्यू। उसके पास एक विजन है कि उसमें से मैं ये मूर्ति बना सकता हूँ। वो कैसे बनाएगा? उसमें से जो भी पार्ट, पत्थर का जो भी पार्ट उपयोग में आने वाला नहीं है, बिन उपयोगी जैसा लगता है, उसको रिमूव कर देता है। काम का जो पार्ट है उसको ही वो रखता है। तो वो जो मूर्ति एक आकार लेके सामने आती है, दैट प्रूव्स ए वेरी गुड स्किल। सेम वे आपका एचओआई आपके पास कोई भी डेटा का और कोई भी डिटेल आपके पास मांगता है, तो आपके पास तो आप वैसे आपके पास तो बहुत सारी डिटेल है, मगर आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि मुझे कौन सी डिटेल देनी है, उतनी ही डिटेल आप उसको दीजिए। एंड इट विल हैपन ओनली व्हेन यू आर 100% फोकस एंड अटेंड टू द डिटेल। मेकिंग प्रेजेंटेशन, और ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका प्रेजेंटेशन है वो आपको पावरफुल ढंग से प्रेजेंट करना चाहिए। फाइलिंग, वो आगे भी मैंने बताया कि आपका अगर फाइलिंग प्रॉपर नहीं है तो एक कागज ढूंढने में आपको घंटों लग जाएंगे, और कागज शायद उस टाइम उसी वक्त पर न भी मिले। सो फाइलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। कम्युनिकेशन, आपका जो आदान प्रदान है, कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। क्रिएटिव थिंकिंग, ऑलवेज थिंक क्रिएटिवली। इस बात पर सभी लोग भार देते हैं। क्रिएटिव का मतलब मैं ये मानता हूँ कि क्रिएटिव और इनोवेशन, उसका ये मतलब नहीं है कि कोई आप नई बात ढूंढ के ले आओ। इट इज नॉट लाइक दैट। बट क्रिएटिव मीन्स यू डू समथिंग डिफरेंट वे, समथिंग सम डिफरेंट वे। अगर कुछ अलग तरीके से आप करते हैं, अलग तरीके के सोच से आप कार्य कर सकते हैं, देन इट इज said as a creativity of thinking. वर्किंग विद द डेटा, ये हमारा ये जो पूरा लाइफ है वो हमेशा डेटा के साथ ही वर्क करना पड़ता है। एंड दैट्स व्हाई आई एम रिपीटेडली टेल यू, प्लीज कीप योर डेटा अप टू डेट। और कहीं ऐसे सीईओ को मैंने सुना है, वो ऐसे बोल रहे हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, ये जो वॉर चल रहा है, वो वॉर एक्चुअली डेटा का वॉर है। सो वी हैव टू वर्क विथ द डेटा। सो कीप योर डेटा वेरी अप टू डेट। Design and implementing the strategy, analysis, decision making. Yes, it is a very important part of the organization skill. डिसीजन मेकिंग, आप कुछ भी करो,
डिसीजन तो आपको ही लेना पड़ेगा। आपका कोई भी कर्मचारी ओएस के पास आएगा और बोलेगा सर इसमें तो ऐसा है और ऐसा है तो मैं क्या करूं, मुझे कंफ्यूज है हुआ हूँ, तो आपको आप ऐसा बोले कि नहीं नहीं आपको जो ठीक लगे वो कर दो, इट इज अ रॉन्ग रिप्लाई, रॉन्ग आंसर, इट विल नॉट जस्टिफाई डिसीजन मेकिंग। यू मस्ट हैव अप्रोच ऑफ डिसीजन मेकिंग। आपको कोई निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। और मैं उसका ये बता रहा हूँ, दूसरी बात ये है डिसीजन मेकिंग दैट मीन्स दैट टेक सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर। अगर ऑफिस का कोई भी कर्मचारी अगर एक भी भूल करता है तो पूरी जिम्मेवारी प्रिंसिपल की रहती है। और प्रिंसिपल क्यों ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? बिकॉज ही हैज अ ट्रस्ट, ही हैज अ फेथ ऑन हिज ओएस। उसको अपने ओएस पर पूरा भरोसा है। शायद कोई मिस्टेक हो गई होगी, then there will be the problem, but the sole responsibility will taken by the principal। तो सेम वे अगर जो प्रिंसिपल लेता है तो इमीडिएट ओएस को भी ऐसा बोलना चाहिए अपने कर्मचारी को, यू डोंट वरी, दैट इज सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइंड। सो डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है उसका आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम को ठीक ढंग से आइडेंटिफाई करेंगे तभी आप उसका ठीक से सॉल्यूशन दे पाएंगे। मगर प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो फिर उसका सॉल्यूशन कैसे आएगा? सो आई रिक्वेस्ट एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव, प्लीज फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आता है, वो आपके पास जो भी व्यक्ति प्रॉब्लम लेके आता है, वो जो भी आपके पास प्रेजेंट कर रहा है जिस ढंग से, वो साइड में रखिए। आप उसकी बात आपने ध्यान से सुनिए। इमीडिएट आपका जो बिहाइंड द स्क्रीन आपका जो माइंड है, वो माइंड वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में चला जाना चाहिए और आइडेंटिफाई करना चाहिए ये प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हुआ है, ऐसा नहीं हुआ इसलिए क्रिएट हुआ है। अभी एक एग्जाम्स का माहौल है और हमारे आर्ट्स में बहुत सारे विषय रहते हैं, सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो इसमें डिफरेंट वो आइडियाज के रहते हैं और बच्चे भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से अपने आप वो बदल देते हैं अपना जो आइडियाज का सब्जेक्ट है। कभी वो फाउंडेशन इलेक्टिव ऐसे बदल देते हैं, पूरा वो निश्चित करके रखा है, फिर भी अब प्रॉब्लम आ रहा है। अभी एक प्रॉब्लम ऐसा आया कि वो एक बच्चा बोल रहा है कि नहीं मेरा तो रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश नहीं है, मेरा तो लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर है। प्रॉब्लम हमारा जो एग्जाम रिलेटेड पर्सन है उसके पास गया, तो इमीडिएट उसने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया। सर उसने वही हमारा सिस्टम बिल्कुल ठीक है, मगर ये बच्चे ने अपने आप ही बदल दिया है। और फिर हमने वो इंक्वायरी की, उसके साथ डिस्कशन किया, फिर हमें पता चला कि हमारा जो एग्जाम का जो वर्क संभाल रहे हैं फैक्टोटम इज राइट वन। तो ये प्रॉब्लम का आइडेंटिफाइड करना ये बहुत जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजोल्यूशन, एवरी डे आपके पास एवरी मोमेंट ये कॉन्फ्लिक्ट आएगा, ये वो कर रहा है वो कर रहा है, तो उसका रिजोल्यूशन भी आपके पास होना चाहिए। मल्टीटास्किंग अभी डिस्कस कर दिया है। रिकॉर्ड कीपिंग इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन। आपका इंस्टीट्यूट जितना ओल्ड है उतना आपका रिकॉर्ड कीपिंग भी पावरफुल होना ही चाहिए। एक ऐसा प्रॉब्लम आया, कोई आउट ऑफ गुजरात में किसी ने ऐसा फ्रॉड कर दिया और उसने ऐसा बताया कि मैंने इस इंस्टीट्यूट से बीएससी किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है। इस हमारे ये इंस्टीट्यूट पर उसका इंक्वायरी आया, देखा, तो immediate we replied that such type of subject are not taught in our institution, even in past, even in when the institute is started। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि इतने 60-70 years ओल्ड इंस्टीट्यूट है,
अभी जो भी HOI जो भी काम करे उसको तो कैसे पता चलेगा ये सब्जेक्ट यहाँ पर चलता था या नहीं चलता था? हाउ ही कम टू कंक्लूजन? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द रिकॉर्डिंग. It's management, developing strategies, developmental planning, taking notes, documentation. ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डॉक्यूमेंटेशन. आप जो भी काम करते हैं या फिर ऐसा कोई टास्क आपकी ऑफिस कर रही है, अगर आपके पास उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो आपकी पूरी मेहनत, पूरा जो काम किया वो पानी में गया ऐसा समझना चाहिए. इट इज इन वेन. डॉक्यूमेंटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इसलिए मैं ये आपको एक सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके हर एक इंस्टीट्यूशन में कोई न कोई मैगजीन पब्लिश होता होगा, तो आपके ऑफिस का भी रिकॉर्ड आप उस मैगजीन में पब्लिश कीजिए. तो क्या आपके पास एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा, कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट्स के रूप में आ जाएगी बात. तो आप ये ध्यान में रखें. या फिर आप वो अपने HOI से एक रिक्वेस्ट करके ये भी कह सकते हैं कि हम फ्रिक्वेंटली या फिर 6 मंथ का कोई पीरियोडिक ऐसा निकालें कि जिसमें हम हमारा पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर सकें. प्रोडक्टिविटी, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल. टीम वर्क that I had discussed, team leadership. Team leadership is nothing but take sole responsibility on your shoulder. आपके शोल्डर पर पूरी जवाबदारी ले लो, बस. दैट इज द लीडरशिप प्रॉपर्टी. कोई बताए कि टीम का लीडरशिप का प्रॉपर्टी क्या है, तो मैं एक ही बात बताता हूँ, टेक सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स ऑल. अगर आप ये नहीं करते तो क्या आप अपने वर्कर्स पर एक कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाएंगे. ये बहुत जरूरी है. मैं मानता हूं कि आपके कर्मचारी से भूल हो सकती है, नो डाउट अबाउट इट, मगर टेक द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन शोल्डर. कीप सेफ योर वर्कर्स. तो ये क्या एक लीडरशिप का एक बहुत ही अच्छा गुण कह सकते हैं सर. एथिक्स एंड होलिस्टिक अप्रोच. ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल की बात किया है उसके बाद में आपके साथ ये थोड़ी बहुत शेयर करना चाहता हूँ. दैट इज एथिक्स एंड होलिस्टिक अप्रोच. मैं मानता हूं कि आपके पास बहुत सारे लोड होंगे वर्क के. ऐसी स्थिति में भी प्लीज कीप पेशेंस. आप धैर्य बनाए रखें और आपका जो अप्रोच है वो अप्रोच बिल्कुल ह्यूमन बेस होना चाहिए. ये होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए. ये बहुत जरूरी बात है. यहाँ मैंने एक फर्स्ट थिंग लिखी है एथिक्स के बारे में. दैट इज द कॉन्फिडेंशियलिटी. बाय हार्ट मैं आपको बताऊं, कोई भी HOI है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, उसकी कुछ न कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी तो होगी ही होगी. वो जो गोपनीयता है, वो गोपनीयता को आपको हमेशा 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 बरकरार रखना है. नो कॉम्प्रोमाइज विथ इट. ये आपकी विश्वसनीयता पर डिपेंड करता है. मैं एक इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊं. एक इंस्टीट्यूट, मैं नाम नहीं लूंगा, एक इंस्टीट्यूट कोई महात्मा के द्वारा स्थापित इंस्टीट्यूट थी और उसका जो ओएस था, वो ओएस के पास महात्मा जी की सभी प्राइवेट बात उसके पास थी. वो सबको पता है. ऐसे मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, मगर वो कैसे उसने मैनेज किया, किस ढंग से सब कार्य किए, उसने इकोनॉमिकली फिनेंशियल कैसे मैनेज किया, ये सब बातें वो इतनी कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ वो ओएस के पास थी. आज तक वो बात किसी को पता नहीं है. ओएस इज नो मोर नाउ. समझो, दिस इज द कॉन्फिडेंशियलिटी. आप चाहे
ऊपर की जो भी स्किल मैंने बताई, वो स्किल में से आप कुछ स्किल लैकिंग भी हो वो चलेगा, मगर ये विश्वसनीयता और गोपनीयता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। टाइम कीपिंग, वो आगे भी डिस्कस मैंने कर लिया है। डेडिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। आपका समर्पण भाव होना चाहिए काम के साथ। अगर आप काम को सिर्फ बोझा के रूप में देखेंगे तो वो बोझ आप पर बढ़ता ही जाएगा, मगर लिटिल बिट यू इंक्लूड योर डेडिकेशन विद द वर्क, ये आपको एक सुकून देगा, आपको एक सुखद अनुभव कराएगा। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू डेडिकेशन। ऑफिस इज अ वर्शिप प्लेस। आपकी जो ऑफिस है ये आपका मंदिर है। मैंने ऐसे कई सारे ऑफिस स्टाफ वाले, इवन मैसेंजर्स, मैं तीन वर्ड्स नहीं यूज करूंगा, मैसेंजर यूज करूंगा। आपके जो मैसेंजर्स है, मैंने ऐसे कई मैसेंजर्स देखे, ऐसे कई ओएस भी देखे हैं, वो जो उसकी चरण रज, उसका जो फर्स्ट स्टेप का जो डस्ट पार्टिकल, चरण रज में बोलूंगा, नॉट डस्ट पार्टिकल, चरण रज को अपने सिर पर लगाएगा, ये वर्शिप प्लेस है उसका। एंड दैट्स वाई मुझे ऑफिस से ज्यादा जो वर्ड्स पसंद है वो है कार्यालय। यहाँ आपका कार्य विहचरता है, आपका कार्य आलय कर रहा है। दैट्स वाई इट इज ए कार्यालय। सो अगर हो सके तो आप यूज दिस वर्ड कार्यालय, वो आपके हृदय से जुड़ जाएगा ये कार्यालय शब्द। सेंस ऑफ ह्यूमर, इट इज, मैंने उसको वेरी हाईलाइट करके बताया, क्योंकि सभी ऑफिस में, सब जगह, सब लोग बहुत स्ट्रेस में काम कर रहे हैं। आई एग्री विथ दिस वन। तो इसमें ओएस को ऐसा करना चाहिए कि अपने ऑफिस का जो, अपने कार्यालय का जो एनवायरनमेंट है उसको थोड़ा सा हल्का फुल्का बनाए दे, जैसे सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसे डेवलप करे अपने कर्मचारी में, तो क्या इसे सुनकर थोड़ी हंसी आ जाए उसके, ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो क्या आप ये ऐसा एनवायरनमेंट जो है वो आपको स्ट्रेस फ्री कर देगा। ट्रूथफुलनेस, एम आई ऑडिबल टू एवरीबॉडी प्लीज? Yes, sir. थैंक यू। प्रॉपर क्वेश्चन एंड आंसर, गाइडेंस टू द स्टूडेंट। जो भी पेरेंट्स आपके पास आते हैं या गार्डियन आपके पास आते हैं, स्टूडेंट आपके पास आते हैं, हाँ हाँ चल, आपके पास जो भी ऐसा है, तो उसका ध्यान से सुन के उसको प्रॉपर गाइड करना ये बहुत जरूरी है। बच्चा और कोई भी आदमी आपके पास से जाता है तो वो एक आपकी एक पॉजिटिव इमेज लेके जाना चाहिए। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। कोई भी आपके पास कोई गाइडेंस के लिए आता है, कोई क्वेश्चन आंसर के लिए आता है, तो वो एक हेल्दी पॉजिटिव इमेज आपकी लेके जाएगा। ये आपका गोल एक होना चाहिए। अपडेट योर ऑफिस विथ न्यू इक्विपमेंट्स, ये टास्क आप पर डिपेंड नहीं करता है, वो मैं मानता हूँ। विद द न्यू इक्विपमेंट इज नॉट सोल ऑन इन योर हैंड, because you have to take every time the permission, you have to take the grant from your principal or the HOI or the management. But always try to update your office with new equipments. ऐसे बस उसको मार ठोक कर चलाए जाओ ऐसा मत कीजिए प्लीज। योर कंप्यूटर सिस्टम मस्ट बी द वेरी अपडेटेड वन। आपका जेरोक्स मशीन है, प्रिंटर मशीन है, उसका ऑफिस में फ्रिक्वेंटली यूज होता है, तो आप उसको मॉनिटर करो। जो मैंने आगे लिखी थी ये जो सभी बातें, आप उसको प्रॉपरली मॉनिटर करो, और जो जहाँ तक ऐसे लगे कि इसको चेंज करना चाहिए तो चेंज करो। इधर मैं एक बात और भी आपको बताना चाहता हूँ, इस होलिस्टिक अप्रोच में आप
3R को यूज कीजिए। रिड्यूस, रिसाइकल एंड थर्ड आर है, राइट नाउ आई फॉरगेट दिस वन, बट आपके जो भी ऑफिस का जो इक्विपमेंट्स आप चेंज कर रहे हैं, तो आप उसका प्रॉपर मैनेज करें। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, या फिर GSIRF के कार्य में तो ऐसे पूछे कि आपको आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैनेज वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो यहाँ पर ही बात आती है। जब आप ऑफिस का इक्विपमेंट या फिर इंस्टीट्यूट का इक्विपमेंट चेंज कर रहे हैं, तो आप उसका प्रॉपर वेंडर रखिए, या फिर आप जिसके पास से नया इक्विपमेंट लेते हैं उसके साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कीजिए कि हमारा जो ओल्ड सिस्टम है, ओल्ड सिस्टम आप लीजिए, आपको जो भी यूज करना है वो कीजिए, और हमको इसमें से डिस्काउंट दे दीजिए। उसके साथ कुछ बार्गेनिंग करें, कुछ डीलिंग करें। इस तरह से आप बहुत ही कम खर्च में या फिर विथ मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन रिनोवेट योर office with new equipments. Your behavior, your behavior with the teaching staff, your behavior, government officers, management, with the principal, with the messengers, आपका बिहेवियर ये होलिस्टिक होना चाहिए। इसमें से कोई भी आपके पास आए तो आपकी एक पॉजिटिव इमेज लेके वो जाना चाहिए। ऐसा कई बार ऐसा होता है, आई अंडरस्टैंड द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द ओएस, वो ऐसे उड़ाओ या फिर कोई जिसमें से कोई निष्कर्ष न निकल सके, ऐसे जवाब दे के भी आप किसी को विदाई दे सकते हैं, आप उसको, मगर ही विल नॉट सेटिस्फाइड विथ योर आंसर। तो आपका बिहेवियर, आपका क्वेश्चन आंसरिंग स्टाइल, बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, तो शायद वो जाने वाला जो व्यक्ति है वो आपकी एक पॉजिटिव इमेज लेके ही जाना चाहिए। चेंज योर वर्किंग एनवायरनमेंट बाय टाइम टू टाइम। जैसे मैंने बताया, ये मैं फिजिकल एनवायरनमेंट और जो ह्यूमरस वाले बताइए वो साइकिक एनवायरनमेंट, दोनों एनवायरनमेंट आपका टाइम टू टाइम चेंज होना चाहिए। ऐसा इतना आपका ऑफिस का लुक ऐसा रखो कि वहाँ पर आपका जो भी स्टाफ है वो आए तो उसको बैठ के उस काम करने का कुछ चार्म होना चाहिए, उसको मजा आना चाहिए, उसे ऐसा लगे कि नहीं यार मैं यहाँ बहुत पॉजिटिव फील कर रहा हूँ। तो ऐसा एनवायरनमेंट भी, वर्किंग एनवायरनमेंट भी आपको डेवलप करना पड़ेगा। दिस वन इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट वन, कीप फैमिली रिलेशन विथ योर कलीग। कई लोग ऐसे ये बात को नहीं मानते, फिर भी मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके पूरे स्टाफ के साथ वो टीचिंग की या फिर ऑल इंस्टीट्यूट स्टाफ की आप बात जाने दीजिए, मगर जो भी ऑफिस स्टाफ में कार्य कर रहा है, आपका जो स्टाफ मेंबर, उसके साथ थोड़ा बहुत फैमिली रिलेशन होना चाहिए विद योर कलीग। आप वो रिलेशंस के बारे में ये भी बताना चाहते हैं कि थोड़ी थोड़ी बात, वो आपका बेटा कैसा है, वो शर्मा जी, वो आपकी बेटी का क्या, वो फर्स्ट ईयर में आई थी, क्या रिजल्ट हुआ, ऐसे भी आप पूछ सकते हैं। आपका बेटे को बहुत अच्छी जॉब मिल गई, हाँ आपके बच्ची ने बहुत अच्छा अचीवमेंट लिया, कॉन्ग्रेचुलेसन पूरी ऑफिस के ओर से, आप ऐसे भी बता के तो उसके साथ एक क्या आपका जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशन डेवलप होगा। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर किसी स्टाफ के वहाँ कोई फंक्शन है तो एक बार आप भूल जाइए कि आप ओएस है, जस्ट बिहेव एज यू आर ए फैमिली मेंबर ऑफ दैट स्टाफ मेंबर। तो इस प्रकार का हमारा जो बिहेवियर है, तो वो बिहेवियर से आपका जो स्टाफ है उसको एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके प्रति एक सद्भाव जागेगा, आपके प्रति एक ऑनर, उसको ऑनर का इमेज एक बनेगी आपकी। और ये
मैं यहाँ पर मेरी बात खत्म करूं इससे पहले जहां से मैंने स्टार्ट किया था वहां मैं दो बात ऐड करके फिर मैं मेरी बात को विराम दूंगा। ये बात है अकाउंट की बात। अकाउंट इतनी सेंसिटिव मैटर्स है, तो आपका अकाउंटेंट बहुत कूल माइंडेड होना चाहिए। आपके इंस्टीट्यूट में इतनी ग्रांट कहाँ से आती है उसका पूरा डिटेल आपके पास होना चाहिए। एक्सपेंसेस में जो अलग अलग हेड है, आप में से बहुत सारे और सभी इंस्टीट्यूट ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट तो करवाते ही है, इसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मगर अकाउंट रिलेटेड एक बात मैं ये करना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट लेते हैं तो उसका पेमेंट आपको PFMS प्लेटफॉर्म से ही करना होता है। तो आपको ये स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी। आप आपके अकाउंटेंट को बोलिए आप PFMS की ट्रेनिंग ले लो। ये इतना टीडियस काम नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है, मगर 2-3 बार अगर आप इस PFMS प्लेटफॉर्म से पेमेंट करते हैं देन इट विल बी ए इजी वन। ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया है। मैं तो बहुत इम्प्रेस हुए PFMS से, क्योंकि पूरा आपका ग्रांट ग्रांट का एक एक पैसा किसको जाता है, कैसे जाता है, वो सब पता चलता है जस्ट इन वन क्लिक। आपकी कोई गवर्नमेंट ग्रांट आती है और आप PFMS प्लेटफॉर्म से उस कोई वेंडर को आप पेमेंट करते हैं, जैसा ही आपका पेमेंट एग्जीक्यूट हुआ आप प्रोसेस करते हैं, इमीडिएट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसको वन क्लिक में पता चलता है कि XYZ इंस्टीट्यूशन ने ये प्रोसेस किया है और इतना वेंडर को जा रहा है। वेंडर का पूरा डिटेल्स इस प्लेटफॉर्म पर रहता है। सो ऑलवेज ट्राई टू एग्जीक्यूट द फाइनेंशियल पेमेंट सिस्टम यूजिंग ओनली द PFMS सिस्टम। अगर गवर्नमेंट का ग्रांट है तो बाकी आपका इंस्टीट्यूशन में जो ट्रेडिशनली क्लासिकली चल रहा है वो चले, कोई चिंता की बात नहीं है। और दूसरा, परचेजिंग ऑफ द इक्विपमेंट्स। तो अगर आप गवर्नमेंट के ग्रांट से कोई भी इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं तो आपको पहले जैसा नहीं है कि आपने वो 3 कोटेशंस मंगाए और यहाँ से परचेज किया। इट इज नॉट लाइक दैट वे। यू हैव टू ऑर्डर थ्रू जेम प्लेटफॉर्म। जेम पोर्टल पर से ही आपको इक्विपमेंट परचेज करने का है। वो थोड़ा ऐसा टीडियस लगता है, मगर आप 3-4 बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक यू विल बी द हैबिचुअल विद दिस प्रैक्टिस। तो ये जो थोड़ा अकाउंट सेक्शंस का जो मैंने ये बताया, तो ये भी आपको ध्यान में रखने का है। और दूसरी एक बात, ये बहुत ही सेंसिटिव है। आपके यहाँ से कोई भी टीचिंग नॉन टीचिंग कोई भी स्टाफ रिटायर्ड होता है तो उसके पेंशन पेपर ठीक ढंग से नहीं बनते हैं। दैट्स वाई गांधीनगर से बार बार क्वेरी आती है और आप रेक्टिफाइड कर करके थक जाते हैं। आई डोंट नो वेयर इज दिस प्रॉब्लम, बट आप कुछ ऐसा कीजिए। मैं आपको बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप गांधीनगर के साथ आपके ऑफिस के साथ कुछ ऐसा ट्यूनिंग कीजिए। आपके जो ऑफिस स्टाफ के जो पेपर्स तैयार कर रहे हैं उसको भी आप ध्यान से कूल माइंड से कुछ बना के कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाए कि जिस करके ये जो प्रॉब्लम है पेंशन पेंशन का प्रॉब्लम सभी स्टाफ मेंबर का इजीली रिजॉल्व हो सके। और दूसरा, ऐसे ही अगर आकस्मिक किसी का डेथ होता है स्टाफ में, तो डेथ होने के 6-8 महीने के बाद भी उसके फैमिली को पेंशन या फिर उसकी ग्रेजुटी का जो नहीं मिल रहा है, इट इज ए वेरी बैड पार्ट ऑफ आवर एडमिनिस्ट्रेशन। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, आप कुछ भी कीजिए, कुछ ऐसा मैनेजमेंट कीजिए, इसमें आप वो गांधीनगर का भी सहयोग लीजिए और ऐसा एक मॉडल रूप एक फाइल बना दीजिए कि इतने सारे ही डॉक्यूमेंट चाहिए और इस तरह से ही फाइल आप मैनेज करें। तो आई थिंक कि आपका कोई भी फाइल गांधीनगर से वापस नहीं आएगा। ये
बहुत सारी बात मैंने आपसे शेयर की है। आपको कोई भी मेरी बात अगर कुछ ज़्यादा लगी हो, आपको ऐसा लगे कि ये हमारे फील्ड की बात नहीं है और मैंने बताइए, सॉरी भी बोलता हूँ और आपसे क्षमा भी मांगता हूँ, क्योंकि मैं आप ट्रूली आपके फील्ड से नहीं हूँ। फिर भी मेरे मैंने जो भी एक्सपीरियंस किए उसके हिसाब से मैंने आपके साथ ये थोड़े बहुत थॉट्स शेयर करने का दुस्साहस किया है। ये मौका देने के लिए मैं प्रीति मैडम का आभारी हूँ। ऋषि भाई ने भी, ये भी एक हाँ ये भी बताऊं कि मैनेजरियल, ये मैनेजमेंट स्किल का एक वेरी गुड एग्जाम्पल है। जस्ट बिफोर 20 आवर्स, 20 आवर्स भी नहीं हुए और इतना अच्छी तरह से ये इवेंट हम मैनेज कर पा रहे हैं। इट इज ओनली ड्यू टू द बेस्ट स्किल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैं हृदयपूर्वक आप सबको नमस्ते करके मेरी बात को मैं विराम देता हूँ। थैंक यू।